एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोल्ड डिज़ाइन के क्राइटेरियाज़ की। तो मोल्ड क्या होता है, इस बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में इंजेक्शन मोल्डिंग के जो मैंने वीडियोस डाले थे, एक्सट्रूज़न के या फिर ब्लो मोल्डिंग के, इन तीनों ही वीडियोस में मोल्ड का यूज़ और मोल्ड क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं। तो अब इन मोल्ड की डिज़ाइन जब की जाती है तब क्या क्या क्राइटेरियाज़ ध्यान में रखे जाते हैं, या मटीरियल जब इनके लिए सिलेक्ट किया जाता है तब किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन ऑफ मटीरियल करते हैं, इन पॉइंट्स पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें, आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो क्राइटेरियाज़ फॉर मोल्ड डिज़ाइन, यहाँ पर डिज़ाइन जो टर्म है, डिज़ाइन का मतलब अगर इंजीनियरिंग में बात करें तो यहाँ डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय अगर हम इंजीनियरिंग डिज़ाइन की बात करें तो उसमें बहुत से फैक्टर्स आते हैं, जैसे उसकी शेप क्या होगी, साइज़ क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। कौन कौन से फोर्सेस उस पर लगेंगे उनकी एनालिसिस करनी होती है। इन सभी एनालिसिस के बेस पर हम उस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। तो डिज़ाइन के लिए जो क्राइटेरियाज़ हम लोग लेते हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज़ आते हैं, जिनको हम लोग अगर 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड करें तो सबसे पहली जो आती है वो है पार्ट स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो भी मोल्ड की हम बात कर रहे हैं उसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। तो मोल्ड का साइज़, यानी कि उसका आकार कितना बड़ा होगा, डायमेंशंस क्या होंगी। वॉल थिकनेस, यानी कि मोल्ड की जो दीवारें हैं, मोल्ड की जो वॉल हैं उनकी मोटाई कितनी होगी। पार्ट ज्योमेट्री, यहाँ पर मोल्ड के कहीं पर रेडियस हो सकती है, कहीं पर उसके जो कॉर्नर्स हैं वो कैसे होंगे, शार्प होंगे या फिर घुमावदार होंगे, इनकी हम बात करेंगे। डायमेंशनल टॉलरेंसेस, मतलब प्लस माइनस कितनी डायमेंशन अलाउ है, डायमेंशनल टॉलरेंसेस कितनी हम ले सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ़ कैविटीज़ या होल्स हैं, अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हमको इंटरनल कैविटी बनानी होती है तो उसके लिए हम कभी कोर लगाते हैं या फिर दूसरी चीज़ें लगाते हैं। तो ऐसे कितने होल्स चाहिए, कितने कोर प्रिंट्स के लिए जगह चाहिए, कहीं कहीं पर अलाइनमेंट पिन्स के लिए हमें होल चाहिए होते हैं, तो वो कहाँ कहाँ और कितने चाहिए, ये भी पार्ट स्पेसिफिकेशन में आ जाता है। अप्रॉक्सीमेट पार्ट लाइफ कितनी होगी, मतलब लगभग कितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स इस मोल्ड की मदद से हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, कितने समय तक इस मोल्ड की लाइफ हो सकती है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि वो कंडक्टिव होगा या नहीं होगा, कम कंडक्टिव होना चाहिए, जैसा मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। तो ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया जो होता है पार्ट स्पेसिफिकेशन। दूसरे क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ये आती है स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ पर हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं लोड बियरिंग कैपेसिटी। अब लोड एक मोल्ड में 2 तरीके से लग सकता है। एक तो ग्रेजुअल लोडिंग होती है कि धीरे धीरे अप्लाई हो रहा है लोड, जैसे हम लोग क्लैंपिंग करते हैं, और एक होती है इम्पैक्ट या सडन लोडिंग। तो इन दोनों ही केस में हमको लोड बियरिंग कैपेसिटी देखनी होगी, जो मोल्ड में अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रेशर्स अप्लाई होते हैं। क्लैंपिंग प्रेशर भी होता है और उसके बाद जिस वक्त मटेरियल को फिल कर रहे होते हैं तो उसका भी प्रेशर जनरेट होता है। फिर इन प्रेशर्स के लगने से या फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे हैं उसकी वजह से मोल्ड में जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उनकी एनालिसिस हमको करनी होगी कि कितनी स्ट्रेसेस लग रही हैं, किस किस एरिया में लग रही हैं, कैसे कैसे लग रही हैं, उनकी एनालिसिस करेंगे तभी हम मोल्ड के प्रॉपर डिज़ाइन कर पाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग कि कौन से फोर्सेस किस हद तक और किस पार्ट पर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, ये एनालिसिस करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी आती हैं जिनकी हमें एनालिसिस करनी होगी, जैसे हार्डनेस, टफनेस, इनकी एनालिसिस भी हम यहाँ पर करते हैं। तो ये था सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो थर्ड क्राइटेरिया में आ जाता है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, यानी कि जिन परिस्थितियों में, जिन स्थितियों में या जिस एटमॉस्फेयर में उस मोल्ड को यूज़ किया जाना है। तो इसमें जो पॉइंट्स आते हैं जैसे वर्किंग टेम्परेचर, यानी कि मोल्ड जहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं उस जगह का टेम्परेचर कितना होगा, वहाँ पर मॉइस्चर कितना होगा, वहाँ केमिकल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे होंगे, वहाँ पर यूवी रेडिएशंस तो नहीं हैं, अगर हैं तो हमको मटेरियल का सिलेक्शन उसी के अकॉर्डिंग करना होगा, और वॉल थिकनेस और बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। फ्लेम रिटार्डेशन भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मटेरियल हम ना लें जो जल्दी आग पकड़ सकते हों, जो उसको रोकने की टेंडेंसी रखते हों, ऐसे मटेरियल्स का सिलेक्शन करें। अगर मॉइस्चर है एनवायरनमेंट में तो वहाँ कोरोजन हो सकता है,
जंग लग सकती है, करोजन हो सकता है। अगर केमिकल्स हैं तो उसकी वजह से मोल्ड डिग्रेड हो सकता है या डिके हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी होंगी। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है और मटेरियल उस टेम्परेचर को सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है कि मोल्ड की डायमेंशंस चेंज हो जाएं, उसमें कहीं एक्सपेंशन हो जाए, जो हमारे लिए नुकसानदायक चीज़ होगी। तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट तीसरा क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद जो क्राइटेरिया आता है ये आ जाता है एस्थेटिक्स। ये देखने में कैसा होगा इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कलर क्या होगा, सरफेस टेक्सचर कैसा होगा, यानी कि सरफेस स्मूथ होनी चाहिए कि रफ़ होनी चाहिए, स्मूथनेस कितनी होनी चाहिए। फिर सरफेस ग्लॉसी यानी कि चमकदार होनी चाहिए। और मार्किंग लोगो यानी कि जो लोगो उस पर लगना है या कोई पर्टिकुलर सिंबल अगर बनना है मोल्ड पर, तो वो कहाँ पर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये आ जाता है फोर्थ क्राइटेरिया में। और इसके बाद जो बाकी एक इन पॉइंट्स के अलावा जो क्राइटेरियाज़ बचते हैं उनमें कुछ मेजर क्राइटेरियाज़ आते हैं जिनको हम अदर कैटेगरीज़ में डाल सकते हैं। जैसे इसमें आ जाता है श्रिंकेज, जिसको हम लोग मोल्ड श्रिंकेज के नाम से भी जानते हैं, ड्राफ्ट या टेपर, फ्लैश लाइन और पोस्ट मोल्ड सर्विसेज। ये अदर क्राइटेरियाज़ जो हैं ये मेजर क्राइटेरियाज़ हैं, इनका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है मोल्ड डिज़ाइन पर। तो अब हम इनको भी एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रिंकेज की। श्रिंकेज को मोल्ड श्रिंकेज भी कहा जाता है, मोल्ड संकुचन भी कहा जाता है। ये वो कंडीशन होती है जब हम मोल्ड के अंदर, मोल्ड की कैविटी के अंदर मोल्टन प्लास्टिक यानी पिघली हुई प्लास्टिक को डालते हैं और फिर जब वो ठंडी हो रही होती है यानी कूलिंग जब उसकी हो रही होती है, वो सॉलिडिफाई हो रही होती है, उस वक्त वो सिकुड़ती है। ये जो सिकुड़न आती है या संकुचन जो होता है ये कितना है इसको हमको मालूम करना होता है, क्योंकि जिस समय प्लास्टिक पिघली हुई है उस समय उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और जिस समय वो ठंडी हो चुकी होगी उस समय वॉल्यूम कम होगा। तो इसको आधार मानते हुए ही हम मोल्ड की डिज़ाइन करते हैं, मोल्ड कैविटी उसी के आधार पर डिसाइड करते हैं कि कितनी होगी, क्योंकि जैसा प्रोडक्ट चाहिए अगर हमने उसी आकार की कैविटी बना दी तो फाइनल प्रोडक्ट हमको छोटा मिलेगा। इसलिए कैविटी हम थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं श्रिंकेज को ध्यान में रखते हुए। श्रिंकेज की जो क्वांटिटी है इसको हम लोग मोल्ड श्रिंकेज फैक्टर के टर्म्स में मापते हैं। जो वैल्यू है श्रिंकेज की या सीमा जिसको हम बोल सकते हैं, इसको मोल्ड श्रिंकेज फैक्टर भी कहा जाता है, MSF भी कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 0.2 से 2 के बीच में होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो 0.2 से 2 की हम बात कर रहे हैं ये वैल्यू जो होती है ये परसेंटेज होता है, यानी प्रतिशत होता है कि कितने परसेंटेज संकुचन या सिकुड़न या श्रिंकेज हो रहा है मटेरियल में। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो इसके कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं MSF के, वो होता है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अल्फ़ा डिनोट करता है या दर्शाता है MSF यानी मोल्ड श्रिंकेज फैक्टर को, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं L0 माइनस L अपॉन L0, जहाँ पर LO जो है ये कैविटी की डायमेंशन है और जबकि L जो है ये प्रोडक्ट जो उस कैविटी से बनने वाला प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन है। तो इस फार्मूले से हमको ये तो क्लियर हो रहा है कि ये परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। तो यहाँ पर जो भी डायमेंशंस ली गई हैं मिलीमीटर में है और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ली गई हैं। तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग मोल्ड श्रिंकेज फैक्टर को मेज़र करते हैं। मोल्ड श्रिंकेज फैक्टर पर जिन चीज़ों का मेजर असर पड़ता है, मुख्य रूप से असर पड़ता है, वो है टाइप ऑफ मटेरियल। हर प्लास्टिक का श्रिंकेज अलग अलग होता है। फिर गेटिंग सिस्टम की डिज़ाइन कैसी है इस पर भी डिपेंड करता है, कहाँ पर गेट्स बनाए गए हैं, किस तरह से बनाए गए हैं, रनर किस जगह पर है, इन पर भी डिपेंड करता है। वॉल थिकनेस कैसी है इस पर डिपेंड करता है। कूलिंग रेट, और कूलिंग रेट अगर कम ज़्यादा होगा तो मोल्ड श्रिंकेज भी अलग अलग हो जाएगा। एडिटिव्स जो मिलाए जाते हैं उनकी वजह से भी श्रिंकेज और कूलिंग रेट में फ़र्क पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एडिटिव्स प्लास्टिक में मिलाए जाते हैं अलग अलग रीज़न से उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज करने के लिए या कलर्स के लिए या बाइंडिंग के लिए, उनका भी असर मोल्ड श्रिंकेज फैक्टर पर पड़ता है। अगला जो क्राइटेरिया आता है वो आता है ड्राफ्ट या टेपर। तो ड्राफ्ट या टेपर ये दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं। यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि अगर मोल्ड से हमको किसी प्रोडक्ट को निकालना है, मोल्ड कैविटी से प्रोडक्ट निकालने के लिए मोल्ड को हमेशा टेपर बनाया जाता है, यानी कि झुकाव पर बनाया जाता है किसी एंगल पर, ताकि प्रोडक्ट आसानी से निकल आए। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि किसी भी हिस्से को अगर हम निकाल रहे हैं तो उसको आसानी से निकालने के लिए जो शेप में हम लोग इंक्लिनेशन या झुकाव दे देते हैं उसी को हम लोग यहाँ पर ड्राफ्ट या टेपर बोलते हैं। तो यहाँ केवल मेज़र करने के तरीक़ों में फ़र्क है।
जैसे टेपर जो है ये उस पार्ट के ऊपर और नीचे की डायमेंशन है, यानी कि उसके टॉप की डायमेंशन और बॉटम की डायमेंशन के डिफरेंस को हम बोलते हैं टेपर। तो ये डायमेंशन है, तो ये मिलीमीटर में इसको मापा जाता है। जबकि इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो डिफरेंस दिखा रहा है टॉप पर और नीचे, तो यही डिफरेंस हो गया, तो इसको हम बोलेंगे टेपर। जबकि अगर इसी झुकाव को हम एंगल में मेज़र करें तो हम इसको बोल देते हैं ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट जो है ये कैविटी की दीवारों का जो झुकाव है या कोण है, इसकी वैल्यू, ड्राफ्ट की वैल्यू 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच होती है इजी रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा कि देखिए ये जो बिना ड्राफ्ट के हमने बनाया हुआ है और ये ड्राफ्ट के साथ बनाया हुआ है। ब्लू कलर का जो हिस्सा है नीले रंग का, ये प्रोडक्ट को दिखा रहा है, जबकि जो ग्रे कलर का हिस्सा है ये मोल्ड को दिखा रहा है। अब अगर हम बिना ड्राफ्ट के देखें तो इससे प्रोडक्ट को निकालना मुश्किल होगा, मेहनत वाला काम होगा। जबकि यहाँ पर क्योंकि एंगल पर बनाया है तो इससे प्रोडक्ट को निकालना आसान होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग घरों में ले सकते हैं, जैसे बर्फ़ वाली जो ट्रे होती है, आइस ट्रे होती है, जो फ्रिज में हम लोग बर्फ़ जमाने के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी जो प्लास्टिक की ट्रे आती हैं उनमें भी हम ये ड्राफ्ट या टेपर देते हैं ताकि जो आइस क्यूब हैं वो आसानी से निकल आए। ओके, तो ये तो ड्राफ्ट और टेपर में बेसिकली डिफरेंस हो गया। अब ये ड्राफ्ट और टेपर जो होते हैं ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस होती हैं जो हमेशा प्रोडक्ट के साइज़ में, यानी कि जो रिक्वायर्ड शेप या साइज़ चाहिए था प्रोडक्ट का, उसी साइज़ में ये डायमेंशंस भी ऐड कर दी जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट जो निकलता है मोल्ड से वो थोड़ा बड़ा निकलता है, उसके बाद इन एक्स्ट्रा जो डायमेंशंस हैं इनको मशीनिंग के द्वारा कट कर दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया ड्राफ्ट एंड टेपर का क्राइटेरिया। इसके बाद आता है फ्लैश लाइन। तो सबसे पहले फ्लैश क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो फ्लैश, अगर हम मोल्ड की बात करें, जैसा कि पहले के वीडियोस में बता चुके कि मोल्ड के 2 भाग होते हैं। तो मोल्ड हाफ जो होते हैं दोनों, उनको जब हम मिला करके रखते हैं तो जिस जगह पर वो मिल रहे होते हैं वहाँ पर एक लाइन बन रही होती है। ओके, तो उसको बोलते हैं पार्टिंग लाइन। उस पार्टिंग लाइन से कई बार मटेरियल जो प्लास्टिक एक्सेस होती है वो वहाँ से फ़्लो करके बाहर निकल जाती है और जमने के बाद एक पतली सी लेयर या झिल्ली के रूप में नज़र आती है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, या फिर इस वाले में भी ये लाइंस दिख रही हैं जो साइड में, ये हैं फ्लैश। ओके, तो ये तो हो गया फ्लैश। ये फ्लैश जो होता है ये अक्सर पार्टिंग लाइन पर ही दिखाई देता है। अब पार्टिंग लाइन के ऊपर से जब हम फ्लैश को हटाते हैं, जब हम पार्टिंग लाइन या मोल्ड को खोलते हैं, उससे प्रोडक्ट निकला, प्रोडक्ट में ये फ्लैश चिपका हुआ होता है, ये पतली सी परत जो होती है ये चिपकी हुई होती है। इसको हम जब निकालते हैं तो इसके पीछे एक लाइन बन जाती है, इसी को फ्लैश लाइन बोलते हैं। फ्लैश लाइन किसी भी डिज़ाइन इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि फ्लैश लाइन अगर सामने आ रही है तो ये उस प्रोडक्ट के लुक को या अपीयरेंस को ख़राब करती है। कई बार इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में ये रफनेस भी आती है, जिसकी वजह से इसको हम यूज़फुल नहीं मानते हैं। तो डिज़ाइन करते समय हमें ये भी देखना ज़रूरी होता है कि अगर हो सके तो फ्लैश लाइन सामने ना आ रही हो या फिर ऐसी जगह पर ना आए जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। फ्लैश लाइन हमेशा पार्टिंग लाइन के बीच में आती है। जो मोल्ड कैविटी है उसमें पार्टिंग लाइन जहाँ पर होती है वहीं पर क्रिएट होती है। ओके, तो ये हो गई फ्लैश लाइन की बात। इसके बाद जो एक क्राइटेरिया आता है वो है पोस्ट मोल्ड सर्विसेज। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो इसमें आ जाते हैं हीट ट्रीटमेंट। मोल्ड के बनने के बाद कई बार हमको उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को जब इम्प्रूव करना होता है तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस भी ज़रूरी होते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किन किन चीज़ों पर हो सकते हैं? स्टील्स पर हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेटल्स भी हैं जिन पे हीट ट्रीटमेंट हम नहीं भी कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। मोल्ड डिज़ाइन करते समय हमको ये भी एनालिसिस करनी होगी कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी हैं और किन किन प्रॉपर्टीज़ को हमको और इम्प्रूव करना होगा या डिक्रीज़ करना होगा, और इसके लिए हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हीट ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए हम मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे। दूसरा आता है वेल्डिंग एंड असेंबली प्रोसेस। कई बार मोल्ड के कुछ पार्ट्स को असेंबल किया जाता है या जोड़ा जाता है, उसके लिए कई बार वेल्डिंग यूज़ होती है या फिर दूसरे जॉइनिंग प्रोसेस यूज़ होते हैं। तो जहाँ पर ये प्रोसेस आसानी से हो सके ऐसे मटेरियल्स को और ऐसी डिज़ाइंस को सिलेक्ट किया जाता है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। जिस भी मटेरियल का हमें मोल्ड बनाना है वो सस्ता होना चाहिए और ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए। ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। और
उस मटेरियल की मशीनेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि ईजी मशीनिंग हो सके उसकी, क्योंकि अगर मशीनिंग उसकी मुश्किल होगी तो मशीनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो रनिंग कॉस्ट में हमको महंगा पड़ेगा। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ थे मोल्ड डिज़ाइन के। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लेक्चर में कुछ फ़ायदा होता है, कुछ अच्छा लगता है, समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे लेक्चर को लाइक करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे लेक्चर को शेयर करिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।